तो कल हम लोगों ने पेमेंट सर्विस का इशू देख रहे थे, ठीक है। एक बार कंफर्म करो, आवाज आ रही सभी को? ठीक है। तो कल मैंने बताया था कि अगर सिंगल सिंगल सर्विसेज को रन करते हैं हम लोग, ठीक है, और पेमेंट में इशू आता है, तो उसको रिकॉन्फ़िगरेशन रीइंस्टॉल करने के लिए बाकी अदर की सर्विसेज में कोई इफेक्ट नहीं होता है। सिर्फ उस पर्टिकुलर सर्विसेज को आप ट्रबल शूट करके उसको सॉल्व कर देते। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ? एक तो बेनिफिट ये हो गया कि डाउन टाइम नहीं गया, और दूसरा टाइम बच गया, ठीक है। और पहले का कंसेप्ट क्या था? एक सिंगल पैकेज का सॉफ्टवेयर होता था, तो किसी भी फेस में अगर दिक्कत आती थी तो पूरा सॉफ्टवेयर ही डाउन चला जाता था, ठीक है। और अगर आप देखो, सारे एक सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी फेसेस हैं, उन सारे फेसेस को टुकड़ों में डिवाइड करके रन कर रहे हैं हम लोग। मतलब टुकड़ों में डिवाइड करके रन करने का मतलब ऐसे समझ लो कि उसको अलग अलग प्रोसेस पे रन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक अलग अलग प्रोसेस के अंदर रख के रन कर रहे हैं। तो एक प्रोसेस अगर डाउन जाता है तो उसको हील होने में कम टाइम लगता है, पता है। अगर एक प्रोसेस डाउन जाता है तो उसको हील होने में कम टाइम लगता है। लेकिन अगर बंच ऑफ प्रोसेस जहां पर चल रहे होते हैं, और बंच ऑफ प्रोसेस, एक मिनट तो अपना कोई ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो बंच ऑफ प्रोसेस अगर डाउन जाएगा तो डेफिनेटली कि उसको हील होने में टाइम लगेगा। समझ में आई ये लाइन क्या बोला मैंने? एक सिंगल प्रोसेस को अगर डाउन जाए तो हील होने में जल्दी हो जाता है, और एक बंच ऑफ प्रोसेस, पूरा प्रोसेस का बंडल अगर डाउन जाएगा, या पूरे प्रोसेस का जो बंडल है, उस बंडल के अंदर एक प्रोसेस डाउन जा रहा है लेकिन तब भी वो पूरा बंडल हील हो रहा है दोबारा से, तो उसमें डेफिनेटली टाइम लगेगा। अब आप लोग बताओ, ये क्या टेक्निकली जो मैंने बोला इसको कैच कर पा रहे हो? हाँ जी। रिपीट करो, क्या समझाया मैंने? हाँ, रिपीट करके बताओ। हाँ, अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझा देता हूं मैं। देखो, आजकल आप मेडिकल फील्ड में अगर आप थोड़ा सा जाओ, ये एक इंसान, एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। ये एक ह्यूमन बॉडी है। मान लो ये ह्यूमन की बॉडी है, ठीक है। अब ह्यूमन की बॉडी में ये लेग का नी है, और नी में कुछ इशू है, ठीक है। क्या? नी में इशू है। अब नी में जो इशू है, डॉक्टर ने बोला इस नी का सर्जरी करना होगा, ठीक है। तो अगर हम मेडिकल साइंस में देखें, म्यूट करो भाई, म्यूट करो। राम चवन कौन है? अगर डॉक्टर ने बोला इस नी का सर्जरी करना है, तो मेडिकल साइंस पुराना कंसेप्ट में अगर हम लोग देखा जाए, तो पेशेंट को पूरी तरीके से बेहोश कर दिया जाता था, ठीक है।
और पेशेंट को बेहोश करके उसकी सर्जरी की जाती थी। तो डॉक्टर को बहुत बार कंफ्यूजन रहता था कि भाई पेशेंट जो है वो बेहोशी हालत के बाद वापस होश में आएगा या नहीं आएगा, या हम जो सर्जरी कर रहे हैं वो पेशेंट को फील हो रहा नहीं हो रहा, ये कोई कंफर्मेशन नहीं होता था। लेकिन आज के टाइम पर मेडिकल साइंस के अंदर भी ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि अगर नी का ऑपरेशन करना है तो डॉक्टर एक एनेस्थीसिया यहाँ पे लगाता है, और नी का एक पर्टिकुलर एरिया का सेंसेशन हट जाता है बस। मतलब इस पर्टिकुलर एरिया पूरा शून्य हो जाता है, बाकी बॉडी का अदर पार्ट जिंदा है, अदर पार्ट फंक्शन कर रहा है, अदर पार्ट पे सेंसेशन है, बट एक नी के एरिया पे सेंसेशन चला गया है। तो आपने देखा होगा कि आज के टाइम पर जब सर्जरी होती है तो पेशेंट जिंदा रहता है, होश पे रहता है, और सब कुछ A to Z देख रहा होता है, बस उस एरिया पे उसे सेंसेशन नहीं होता, जिसकी वजह से उसे पेन नहीं होता। तो आप देखो, लाइव ऑपरेशन हो रहा है और पेशेंट भी बहुत जल्दी हील हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि पेशेंट का ऑपरेशन चल रहा है 6 घंटा उसको होश आने में, 8 घंटे होश आने में, नहीं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ठीक वैसे ही को रिलेट आप करो। तो एक सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करने के लिए उस कंप्लीट सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी फेसेस हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, पेमेंट, गूगल पे, इन सबको एक बंडल के अंदर नहीं रखा जा रहा है। इन सब का अलग अलग सर्विसेज है, और बाद में सारी सर्विसेज को इंटीग्रेट करके रन किया जा रहा है। जब कोई एक फेसेस डाउन जाता है तो वो हील भी जल्दी हो जाता है। तो एक तो देखो, फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई, ठीक है, हील टाइम कम हो गया, और हर एक फेसेस किस लैंग्वेज में परफेक्ट है उस लैंग्वेज को चूज करके कोडिंग कर लेंगे। समझ आई बात ये वाली? हाँ जी, कंफर्म करो। तो जो क्यूबरनेटिस है, मतलब अभी जो मैंने आपको बताया, कंपनी के अंदर इस तरीके से एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया जा रहा है, ठीक है। एक एप्लीकेशन के को नंबर ऑफ फेसेस में डिवाइड कर दिया जाता है। टेक्निकली उसी फेसेस को सर्विस के नाम से कॉल किया जाता है। 1 सर्विस, 2 सर्विस, 3 सर्विस, ठीक है। अब मतलब इस सर्विसेज, नंबर ऑफ सर्विसेज के कंसेप्ट को यूज करके सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय किया जा रहा है इंडस्ट्री के अंदर आज के टाइम पर। तो जब ये कंसेप्ट यूज होता है तो अब सवाल आता है कि भैया इन सारी सर्विसेज को हैंडल करना है। ये सारी सर्विसेज में अगर कोई सर्विसेज डाउन जाएंगे तो ये ऑटो हील कैसे होगा? इस तरीके से सर्विसेज आप सॉफ्टवेयर को नंबर ऑफ फेसेस में डिवाइड करके आप डिप्लॉय कर रहे हो, तो इनकी आपस में इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा? इन सर्विसेज पे कस्टमर की ट्रैफिक को कैसे लैंड कराओगे? ठीक है। इसकी हाई अवेलेबिलिटी कैसे हैंडल करेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर सर्विसेज पे लोड बहुत ज्यादा आ गया? जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि फ्रंट एंड सर्विस पे बहुत लोड आ जाता है, मतलब वेबसाइट पे आने वाले लोग तो बहुत हैं बट खरीदने वाले कोई है ही नहीं, सब सिर्फ देख रहे हैं बस। कई बार आपने फिजिकली दुकान में भी देखा होगा, बहुत भीड़ लगी हुई है दुकान में, बट बाय कोई नहीं कर रहा, सिर्फ प्रोडक्ट देख रहे हैं। तो भीड़ तो तब भी लगी हुई है ना, वहां पर जो कस्टमर अटेंड कर रहा होगा उसके ऊपर लोड तो तब भी है, भले ही पेमेंट काउंटर पे लोड नहीं है। देखा होगा आपने। तो ऐसे केसेस में बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेबिलिटी भी हो जाती है कि भाई कौन से फेसेस पे ट्रैफिक ज्यादा है, तो उस फेसेस की स्केलिंग कर दी जाती है। मतलब उस सर्विस को ऐसे हार्डवेयर पे डाला जाता है जहां पर अच्छा खासा हार्डवेयर है, और हार्डवेयर की स्केलिंग लगा दी जाती है। तो भैया ये पूरी की पूरी सर्विसेज को मैनेज करने के लिए
जो टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है वो टेक्नोलॉजी है क्यूबरनेटिस। क्या है? क्यूबरनेटिस। क्यूबरनेटिस। अब क्यों कुबरनेटिस ही है जो इन सारी चीजों को हैंडल करेगा? क्योंकि ये जो मैं फेसेस कह रहा हूं आपसे, ये जो मैं सर्विसेज आपसे कॉल कर रहा हूं, एक्चुअल में ये क्या है? एक्चुअल में, एक्चुअल में सर ये एक प्रोसेस है। बस। क्या है? एक प्रोसेस है। समझना है तो ऐसे समझो, देखो, आप किसी इंसान को उसकी पोस्ट के अकॉर्डिंग कॉल करते हो, देखा होगा आपने। जैसे आपकी कंपनी में मैनेजर है तो आप उसे कभी नाम से नहीं, आप उसे मैनेजर मैनेजर बोलोगे। कोई पीएम है तो आप उसे पीएम बोल रहे हो, राइट? कोई डॉक्टर तो आप उसे डॉक्टर के नाम से कॉल कर रहे हो। ये एक स्टैंडर्ड और उसकी को आपने एक हैशटैग उसको दे दिया है। असिस्टेंट मैनेजर है, कोई डेवऑप्स का बंदा है तो उसे डेवऑप्स इंजीनियर बोल रहा है। बट अगर थोड़ा गहराई में जाए तो एक्चुअल में ये सब लोग हैं कौन? तो ये सब लोग एक ह्यूमन है। एक्चुअल में ये सब लोग क्या है? ह्यूमन है। तो ठीक वैसे ये जो फेसेस मैं कॉल कर रहा हूं, ये जो सर्विसेज मैं कॉल कर रहा हूं, एक्चुअल में ये क्या है? तो एक्चुअल में ये प्रोसेस है। क्या है सर? प्रोसेस है। ठीक है। एक्चुअल में ये सब कुछ प्रोसेस है। ये वही प्रोसेस है जो ओएस के ऊपर चल रहे होते हैं। जैसे जैसे अगर मैं आपके सामने, आपने अगर कभी लिनक्स की मशीन या कोई भी ओएस ऑपरेट किया होगा, ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मेरा लैपटॉप है और मैं अपने लैपटॉप में अगर कोई एक गेम का सॉफ्टवेयर डालूं और मैं उसे रन करूं, तो वो क्या है? मेरे सिस्टम में एक प्रोसेस चल रहा है। क्या चल रहा है? प्रोसेस चल रहा है। अगर मैं ये कोई सॉन्ग प्ले करूं तो एक्चुअल में वो बैकग्राउंड में क्या हो रहा है? एक प्रोसेस चल रहा है। अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर, एडिशनल सॉफ्टवेयर डालूं फोटोशॉप का, तो वो बैकग्राउंड में एक प्रोसेस चल रहा है। अगर मैं ये विजुअल स्टूडियो ओपन करूं, इस पर काम करने लगूं, तो क्या होगा? बैकएंड में प्रोसेस चल रहा है। तो सब कुछ क्या है? एक प्रोसेस है। आपका कंपनी अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाया है और उस सॉफ्टवेयर को आपने रन कर दिया, तो भी क्या है? बैकग्राउंड में क्या चल रहा है? प्रोसेस चल रहा है। क्या चल रहा है? प्रोसेस चल रहा है। ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि भैया, यहां पर अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर को जब हम लोग रन करते हैं तो उसके जो प्रोसेस थे ना पहले, वो बंडल में चल रहे थे। अब ऐसा नहीं है। अब उस सॉफ्टवेयर के जितने भी अंदर सब प्रोसेस है, उन सबको हम लोग अलग अलग करके चला रहे हैं। क्या करके चला रहे हैं? अलग अलग। ठीक है। और उन सब प्रोसेस को हम लोग आइसोलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आइसोलेट। मतलब एक सॉफ्टवेयर के अंदर मान लीजिए ये 7 फेसेस हैं, तो इन 7 फेसेस के प्रोसेस को हम लोग अलग अलग करके चला रहे हैं और साथ में हम लोग इसको आइसोलेट कर रहे हैं। आइसोलेट क्यों कर रहे हैं? कि हर एक प्रोसेस, जब एक प्रोसेस चलता है तो वो आपके हार्डवेयर से क्या कंज्यूम कर रहा होता है? तो एक प्रोसेस जब चलता है तो उसे क्या चाहिए? एक तो उसे प्लेटफॉर्म चाहिए। तो प्लेटफॉर्म तो मिल गया उसे, ओएस। दूसरा, उसे प्रोसेस को चलने के लिए क्या चाहिए? मेमोरी चाहिए, सीपीयू चाहिए। फिर वो प्रोसेस जो भी सॉफ्टवेयर से रिलेट करता है उसकी वो लाइब्रेरी चाहिए और बाइनरी चाहिए। उसके बाद उसे डिस्क चाहिए। तो एक प्रोसेस जब चलता है तो वो ये सारी चीजों को यूज करता है। ठीक है। अब आइसोलेट का मतलब ये है
कि अब हम लोग इस प्रोसेस को जो रिसोर्सेस प्रोवाइड करेंगे, वो रिसोर्सेस बैकएंड में शेयर्ड रिसोर्सेस होगा, लेकिन जब वो प्रोसेस को वो रिसोर्सेस मिलेगा, तो अपने आप को फील करेगा कि वो उसका आइसोलेटेड एनवायरनमेंट है। क्या है? आइसोलेटेड एनवायरनमेंट है। मतलब साफ है कि ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है और ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को जो मेमोरी मिलेगी, वो आज मिलेगी फिजिकल हार्डवेयर से ही। ठीक है। लेकिन जो मेमोरी उसे मिलेगी एक्चुअल में, इस प्रोसेस को, ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या लगेगा कि मुझे जो मेमोरी दी गई वो एक डेडिकेटेड मेमोरी है, शेयर्ड मेमोरी नहीं लगेगी। ठीक वैसे ही इस प्रोसेस को भी लगेगा मेरी डेडिकेट मेमोरी है, ठीक इसे भी ऐसा लगेगा मेरी एक डेडिकेट मेमोरी है। तो ये लगता कैसे है इस प्रोसेस को कि उसकी डेडिकेट मेमोरी है? ये उसे इसलिए लगता है क्योंकि यहां पर एक बैकएंड में एक नेम स्पेस का कंसेप्ट यूज होता है। अगर नेम स्पेस आप देखो तो एक बॉक्स की तरह होता है। ठीक है। मतलब इस प्रोसेस को जब मेमोरी मिलेगी, तो डायरेक्ट नहीं मिलेगी, पीछे एक नेम स्पेस बनेगा, और वो मेमोरी हार्डवेयर से कट के वो नेम स्पेस पे आएगी, और ये प्रोसेस इस नेम स्पेस से मेमोरी को यूज करेगा। तो इस प्रोसेस को लगेगा मेरे लिए डेडिकेट मेमोरी रखी गई है। ठीक वैसे ही सारे प्रोसेस को ऐसे ही मिलती है। ठीक है। समझ आई इतना? हाँ जी। क्या बताया मैंने? हाँ जी। बताओ। हम्म। और और किसको क्या समझ आया बोलो? हाँ। हम्म। 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 अब आइसोलेटेड हो जाती हो। हाँ। और कलाम आपको क्या समझ आया? बिल्कुल। और क्या समझ आया? रामचवन आपको क्या समझ आया? ये रामचवन कौन है? इसको ऐसे समझो, आप अपने घर में 5 मेंबर हो। ठीक है। मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3, एंड मेंबर 4, एंड मेंबर 5। ठीक है। आप 5 मेंबर में किसी का बर्थडे है, तो आपने 2 किलो का एक बड़ा सा केक ऑर्डर किया। अब 5 लोगों को पता है कि हम सबको जो केक है वो यहां से ही मिलेगा। ठीक है। अब मान लो केक कटा, और 5 के 5 लोग इधर से केक उठाकर खाने लग गए। सब लोग इधर से केक उठा के खाने लगे। तो इसको अब क्या बोलोगे? 5 के 5 लोगों को केक मिल रहा है, बट जिस प्लेस से उठा रहे हैं वो क्या है? शेयर्ड है। क्या है? रिपीट करो मेरे साथ, क्या है? तो अब अगर आप थोड़ा सा देखो तो 5 में किसी को ऐसा भी फील हो सकता है, यार हो सकता है मुझे कम मिले। किसी के अंदर फियर भी आ जाएगा, यार बाजू वाला जो मेरा बड़ा भाई है वो ज्यादा खा लेगा, मुझे कम मिलेगा। किसी को ऐसा भी लग सकता है कि यार मेरी प्राइवेसी नहीं है। फैमिली में है तो ठीक है, अगर मान लीजिए ऑफिस में है, ऑफिस में अगर ये केक आया है और ये 5 लोग हैं, तो हर किसी को थोड़ा सा एम्बेरेंस फील होगा कि यार
ऐसा क्यों, शेयर्ड लोकेशन से क्यों पिक कर रहे हैं? किसी को ये भी फील हो सकता है कम ज्यादा का। अगर यहाँ ऐसा किया जाए, शेयर्ड केक है, अच्छी बात है, लेकिन केक के साथ साथ आपने देखा होगा कि आजकल केक मार्केट से परचेज करते हैं तो वो लोग छोटे छोटे प्लेट आपको देते हैं, डिस्पोजल वाले। देते हैं, नहीं देते? तो अगर 5 के 5 मेंबर को केक देने से पहले केक देने का सिस्टम थोड़ा चेंज कर दिया जाए, मतलब है रहेगा शेयर्ड केक केक ही, लेकिन केक को स्लाइस वाइज काट के उनके उनके प्लेट में रख दिया गया और बोला गया ये मेंबर 1 का है, ये मेंबर 2 का है, मेंबर 3 का है, मेंबर 4 का, मेंबर 5 का। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके रख दिया गया है, या किसी को ज्यादा चाहिए तो उसको लो ज्यादा रख दिया गया। तो अब बताइए 5 मेंबर कंफर्टेबल किसके साथ हैं, पहले वाले कंसेप्ट के साथ या अब वाले कंसेप्ट के साथ ज्यादा अच्छा फील करेंगे? बताइए। सेकंड वाले। इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो उस हर किसी को ये क्या लग रहा है कि उसका डेडिकेटेड है। पहला तो यही लगा ना कि उसके प्लेट में जितना भी केक है उसको क्या लग रहा है, मेरा ये डेडिकेटेड है। पहले क्या लग रहा था, पहले लग रहा था शेयर्ड पे है। आज भी सोर्स शेयर्ड ही है, बट फील क्या हुआ, हर मेंबर को डेडिकेटेड की। दूसरा उसे प्राइवेसी। तीसरा उसे ये फील हुआ कि यार जूठा शेयर नहीं हो रहा, कई लोग कंफर्टेबल नहीं होते ना एक दूसरे का जूठा खाने में, यहां पर वो भी मेंटेन हो गया। तो ठीक वैसा ही आज कंसेप्ट हो रहा है कि भैया जो भी प्रोसेसेस चल रहे हैं, हर प्रोसेस को जो मेमोरी सीपीयू डिस्क मिल रहा है वो आज भी मशीन से ही मिल रहा है, उसी मशीन से। बट उस मशीन से मिल जब मिलता है तो वो नेम स्पेस के कंसेप्ट के थ्रू मिलता है, मतलब ये नेम स्पेस लाइक का डिस्पोजल प्लेट। तो फिजिकल हार्डवेयर से रिसोर्स कट कर ये नेम स्पेस पे आएगा और प्रोसेस उस नेम स्पेस से कंज्यूम करता है। और इसी नेम स्पेस के कंसेप्ट को आप या तो आइसोलेशन कॉल कर लो, आइसोलेट बोल लो, या इसी कंसेप्ट को, इसी टर्म्स को हम लोग टेक्निकली कंटेनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? क्या बोलते हैं इसी को हम लोग? कंटेनर। अब अगर आप सोचो कि कंटेनर ही क्यों बोला गया, तो अब आप इसको समझने के लिए फिर से अपनी लेमन लैंग्वेज में आ जाओ, अपनी देसी स्टाइल में। कंटेनर हम लोग किसको कहते हैं? डब्बे को कहते हैं। किसको कहते हैं? डब्बे को, बॉक्स को, इसी को तो कंटेनर बोला जाता है ना। तो अगर आप देखो तो ये भी तो बॉक्स ही हुआ ना, नेम स्पेस क्या हुआ, ये भी तो बॉक्स ही हुआ ना। हाँ जी, बॉक्स हुआ ना ये भी। तो आपका जो प्रोसेस है, आपका जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को मिलने वाले रिसोर्सेस, उस प्रोसेस को मिलने वाले रिसोर्सेस जो हैं वो आइसोलेटेड हैं, वो कंटेनर पे है। किस पे है? कंटेनर पे। इसीलिए हम लोग आइसोलेटेड वर्ड बोल लें, हम नेम स्पेस कॉल कर लें, या हम कंटेनर कॉल कर लें, तो इसको कहा जाता है कंटेनर। क्या कहा जाता है इसको, क्या बोलते हैं आईटी वर्ल्ड के अंदर? कंटेनर। इस प्रोसेस को कंटेनर बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेस है वो आइसोलेटेड है। क्या है? आइसोलेटेड है। समझ आई सर? किस किस को समझ आया कंटेनर क्या है? हाँ जी। क्या समझ आया, रिपीट करो। हम्म।
हम्म। तीनों चीज सेम है। तो आज के बाद कोई भी मार्केट में ये नहीं बोलेगा कि कंटेनर वीएम है। क्या? हाँ जी। बहुत सारे लोग 10-10 साल से लोग काम कर रहे हैं कुबरनेटिस में, बट आज भी क्या कहते हैं, कंटेनर लाइक अ वीएम। क्या बोलते हैं सर? तो आज के बाद आप लोग कंटेनर को वीएम नहीं बोलोगे। ठीक है? समझ आई? क्या बोलोगे, बोल के बताओ फिर। आइसोलेटेड प्रोसेस। एक मिनट रुको। चलो, तो इस चीज को प्रूफ करें। हाँ जी। इस चीज को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ठीक है? मुझे आप लोग बताइए, लिनक्स किस किस को आता है यहाँ पर, थोड़ा बहुत भी। बिगनर और ये कलाम आता है। तो आप बताइए, टॉप कमांड पीएस कमांड क्यों यूज करते हैं हम लोग लिनक्स में? प्रोसेस पता करने के लिए करते हैं ना। तो मैं अगर यहाँ कमांड मारा PS-AUX, तो ये मुझे क्या दिखाएगा? प्रोसेस दिखाएगा। ठीक है। अब मुझे, अब ये सारा प्रोसेस है, इस चीज को आप लोग एग्री करते हो कि भैया ये तो आज तक यही तो करते आ रहे हो ना कंपनी के अंदर, ये सब तो प्रोसेस है, यही करते आ रहे हो ना? हाँ जी। अब इन प्रोसेस को फिल्टर करो। इसमें से जो प्रोसेस नेम स्पेस के अंदर निकल गया ना, वो आइसोलेटेड है। क्या? क्या बोला, रिपीट करो। इनमें से जो प्रोसेस नेम स्पेस के अंदर निकल गया ना, वो आइसोलेटेड है। उसी को कंटेनर कह रहे हैं। समझ आई? कैसे पता करोगे इनमें से कौन सा प्रोसेस नेम स्पेस के अंदर है? हर प्रोसेस को पढ़ो, उसके आगे लिखा रहता है। ये दिख रहा है कुछ? कुछ दिख रहा है? पढ़ो एक बार। इसको पढ़ो। लिखा है नेम स्पेस और आईडी लिखी है। इसका मतलब भैया, ये जो प्रोसेस चल रहा है, ये जो प्रोसेस चल रहा है, ये लिनक्स का प्रोसेस है, बट ये नेम स्पेस के अंदर है। इसी को कंटेनर कह रहे हैं, और ये आईडी रही कंटेनर की। ऐसे ये प्रोसेस भी नेम स्पेस के अंदर है। ये प्रोसेस, ये देखो, दो और चल रहे हैं नेम स्पेस के अंदर। ढूंढो ऐसे। तो अब मुझे बताइए, क्या ये, क्या कंटेनर इक्वल टू वीएम हुआ, जो लोग बोलते हैं? हाँ जी।
आज इस प्रैक्टिकल को देख के आप लोग को एहसास हो रहा है कि भैया प्रोसेस को आइसोलेट कर दिया तो कंटेनर बोल रहे हैं उसको। हाँ जी, बताओ। किस किस को समझ आया ये लाइन? अपने अब आप लोग बताओगे एक एक करके, जो बताया मैंने। आप लोग बताओ। और अगर कोई बाहर बोला कंटेनर लाइक वीएम तो क्या बोलोगे? कलाम। आज से पहले क्या बोलते थे? आज क्लियर हुआ। अब पता चला मार्केट में जॉब क्यों नहीं लगती है। अब पता चला मार्केट में हम जॉब क्यों स्विच नहीं कर पाते। अभी आप लोगों के दिमाग में एक और सवाल होगा, सर इतना बेसिक कौन घुसता है? क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ जी। शेख, क्या मैं सही कह रहा हूँ? ये सवाल है आप लोग का कि इतना बेसिक कौन घुसता है या नहीं, पहले ये बताओ। आप लोगों को मैं बता दूं इतना बेसिक कौन घुसता है। इतना बेसिक घुसते हैं सिक्योरिटी के बंदे। हमें हमारी ओएस के अंदर एक एक प्रोसेस को सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंडस्ट्री के अंदर। नहीं तो आपका हैकर एक प्रोसेस को हैक करके वो आपके लिनक्स, आपकी ओएस के रूट तक पहुंच जाएगा, एक प्रोसेस को हैक करके। तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस को सिक्योर करना पड़ता है हमें। और अगर हमें ये ही नहीं पता चलेगा कि भाई कंटेनर क्या है, तो हम प्रोसेस को सिक्योर कैसे करेंगे? समझ आई मेरी बात? आपको एक और नॉलेज के लिए मैं बता दूं, एक प्रोसेस जब चलता है ना, तो उस प्रोसेस के पास कंप्लीट राइट्स होते हैं, फुल राइट्स होता है। मतलब जो हैकर होता है ना, वो पूरे ओएस को हैक तो छोड़ ही दो, पूरे सॉफ्टवेयर को हैक तो छोड़ ही दो, अगर एक प्रोसेस को भी उसने हैक कर लिया ना, तो उस प्रोसेस के थ्रू वो पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम को तबाह कर सकता है। तो इंडस्ट्री के अंदर एक कैपेबिलिटीज का कंसेप्ट होता है, उस कैपेबिलिटीज कंसेप्ट के थ्रू हम उस प्रोसेस के ऊपर राइट्स लगाते हैं। पता है कि अगर वो प्रोसेस चल रहा है और उस प्रोसेस का नेटवर्क से कोई रिलेटेड नहीं है, तो हम कहते हैं कैपेबिलिटीज के थ्रू नेटवर्क की एक्सेसिबिलिटी उससे हटा दो। अगर उस प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस का रूट फाइल सिस्टम से कोई रिलेशन नहीं है, तो हम कहते हैं कि रूट फाइल सिस्टम को एक्सेस करने, एक्सेसिबिलिटी जो उस प्रोसेस के थ्रू बनी है उसको रिमूव कर दो। मतलब मोटिव कंपनी में ये रहता है कि वो जो प्रोसेस चल रहा है उस प्रोसेस का ओएस के अंदर, इंटायर ओएस के अंदर जिस पर्टिकुलर फाइल या जिस पर्टिकुलर सर्विस से वो कनेक्शन बना रहा है, सिर्फ एक्सेसिबिलिटी उसको उसी के साथ रखो, बाकी सब के साथ हटा दो। और अगर हम एक प्रोसेस को ही नहीं समझ पाएंगे, तो ये चीज कभी कर ही नहीं पाओगे। ये एक्सेसिबिलिटी, प्रोसेस के ऊपर सिक्योरिटी लगाना, प्रोसेस के ऊपर ट्रैफिक होल्डिंग करना, रिलीज करना, ये सब समझ ही नहीं आएगा। और इसीलिए बंदा आगे नहीं बढ़ पाता, और इसीलिए बंदा आज के टाइम पर इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाता।
क्योंकि जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं और हम वहीं पर ही रॉन्ग आंसर दे देते हैं, और सामने जो बैठा हुआ बंदा होता है, जो 15 साल से पूरा कंपनी का क्लस्टर लगा के बैठा है, आपको क्या लगता है कि वो इस रियलिटी को नहीं जानता होगा? अगर वो इस रियलिटी को नहीं जानता होगा, वो भी हमारी तरह कंटेनर को वीएम बोल रहा होगा, तो वो काम कर ही नहीं पाएगा कंपनी के अंदर। मतलब उसे ये सारी चीजें पता है। और जब हम इंटरव्यू में बैठते हैं और हम अपना मुंह खोलते हैं कि भाई कंटेनर लाइक अ वीएम, वो समझ जाता है भैया इसके पास कितनी स्किल्स होगी। वो वहीं से हमें टाटा बाय बाय कर देता है अपनी प्रोफेशनल लैंग्वेज में। और हमें क्या लगता है, यार हमें तो सब आता है, इंटरव्यू क्यों नहीं निकल रहा, हमें तो सब आता है, हमारा इंटरव्यू क्यों नहीं निकल रहा। क्योंकि वो इंटरव्यूअर बैठा हुआ बंदा सोच रहा है, यार मेरे को ऐसा बंदा चाहिए जो रूटली चीजों को समझे, जो रियलिटी को समझे, क्योंकि वो आपको हायर करके वो ऐसे काम आपसे करवाना चाहता है। वो आपसे ऐसे सिक्योरिटी के टास्क देना चाहता है, वो आपके आपको ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करना चाहता है। लेकिन जब आपने बोला कि कंटेनर लाइक वीएम, वो समझ गया भैया ये तो वीएम ही बोलता रहेगा, तो प्रोसेस ही नहीं समझ में आएगा क्या है। समझ आई सर? हाँ जी। क्या समझ आया, रिपीट करो। सवाल उठता है कि प्रोसेस को आइसोलेट किया कैसे जाता है। एक प्रोसेस को आइसोलेट कैसे करते हैं हम लोग? तो एक प्रोसेस को आइसोलेट करने के स्टेप्स आप तीनों में किसी को पता है? एक प्रोसेस को आइसोलेट कैसे करते हैं? हाँ जी। है कुछ आइडिया? एक प्रोसेस को आइसोलेट करने के लिए हम लोग ना एक फाइल बनाते हैं। फाइल के अंदर हम लिख देते हैं ये प्रोसेस, ये जितना लिखना है, जिनको आप डॉकर फाइल बोलते हो। तो एक फाइल हमने बनाया और सारा स्टेप्स हमने लिख दिया। फिर उसके बाद हम नेम स्पेस क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद हम उसका रूट फाइल सिस्टम बनाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद एक प्रोसेस को रन करने के लिए हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स तैयार करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। और उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में हम लोग लिखते हैं कि वो प्रोसेस को हमें चलाना कैसे है, रन कैसे कैसे करवाना है, क्या क्या परमिशन के साथ रन करवानी है, पता है आपको? और फिर हम उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रन करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, तब जाकर आपका वो प्रोसेस आइसोलेट होता है। तब जाकर वो प्रोसेस इस तरीके से नेम स्पेस में जाता है। तो इस तरीके से एक प्रोसेस को हम लोग आइसोलेट करते हैं मैन्युअली। पता है? लेकिन एक प्रोसेस को इस तरीके से आइसोलेट करना एक बहुत ज्यादा मैन पावर, पेनफुल जॉब है। क्योंकि एक प्रोसेस थोड़ी होता है, बहुत हजारों लाखों प्रोसेस होते हैं। कितने प्रोसेस को आप इस तरीके से करोगे? बहुत टाइम लगता था। एक प्रोसेस डाई हो जाए तो ऑटो हील होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मैनुअल हील करना पड़ेगा उसे। तब जाकर मार्केट में ऑटोमेशन टूल आया और कहा गया भैया आप अब आपको अपने प्रोसेस को आइसोलेट करने के लिए इतना माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेशन टूल को बोल दो, वो कर देगा। आप में से बताएगा ऑटोमेशन टूल का नाम क्या है? कोई? आर्गो सिटी? अरे पुनीत सही बोला। अरे आर्गो आर्गो सिटी क्या बोल रहे हो भाई? डॉकर। डॉकर क्या है? ऑटोमेशन टूल है भैया, जो प्रोसेस को आइसोलेट कराने के लिए यूज हो रहा है मार्केट में।
कंटेनर डी क्या है? ऑटोमेशन टूल है। पॉडमैन क्या है? ऑटोमेशन टूल है। क्रायो क्या है? ऑटोमेशन टूल है। कि भैया एक इंसान प्रोसेस को आइसोलेट करेगा, टाइम लगेगा, भैया ये सॉफ्टवेयर डाल लो, ऑटोमेशन टूल डाल लो, इसको बोल दो, डॉकर को बोल दो, कंटेनर डी को बोल दो, पॉडमैन को बोल दो, क्रायो को बोल दो, ये तुरंत करके दे देते हैं। समझ आई? तो क्यों डॉकर यूज करते हैं? क्यों कंटेनर डी यूज करते हैं? क्योंकि प्रोसेस को आइसोलेट करना इतना आसान नहीं है, मैनुअल, ऑटोमेशन टूल बनाया गया। तो आप जो मारते हो ना कमांड, डॉकर कंटेनर रन इमेज का नाम, इमेज क्या है? आप वो फाइल दे रहे हो जहां प्रोसेस लिखा है, और डॉकर के कंटेनर, डॉकर के थ्रू एग्जीक्यूट कर रहे हो कि लिए लो भैया, इस फाइल के अंदर जो प्रोसेस है उसको कर दो आइसोलेट। वो मिली सेकंड में कर देता है। समझ आई? हाँ जी। तब मत बोलना आर्गो सिटी। आर्गो सिटी तक पहुंच गए हैं, बट प्रोसेस नहीं मालूम अभी। हाँ जी, समझ आया? तो अब प्रोसेस को प्रोसेस को आइसोलेट कौन करवा रहा है? प्रोसेस को आइसोलेट कौन करवा रहा है सर? बोलो बोलो। डॉकर। और कौन करवा रहा है? कंटेनर डी। और कौन करवा रहा है? क्रायो। आज के टाइम पे इंडस्ट्री सबसे ज्यादा क्या यूज कर रही है? कंटेनर डी। क्या यूज कर रही है? क्यों यूज कर रही है? ओपन सोर्स है, पैसा नहीं लगता इसका। समझ आई? तो एक प्रोसेस को आइसोलेट कराने के लिए कंटेनर डी यूज किया, लेकिन एक प्रोसेस की हाई अवेलेबिलिटी अब ध्यान करनी है, एक प्रोसेस की ड्यूरेबिलिटी देखनी है, एक प्रोसेस को सिक्योर करना है, एक प्रोसेस में ट्रैफिक मैनेजमेंट देखनी है। इन सब काम को करने के लिए क्यूबरनेटिस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस पॉइंट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हमारे पास 10 मिनट है, अब 10 मिनट में क्वेश्चंस लेके आए अपने। पूछे आप लोग के क्या क्वेश्चंस हैं? उसके अंदर एक्चुअली क्या होता है सर, उसको मिलने वाली जो मेमोरी होती है ना, वो एक बॉक्स के अंदर होती है, ठीक है। उसको मिलने वाली सीपीयू बॉक्स के अंदर होती है, उसको मिलने वाली डिस्क बॉक्स के अंदर होती है, उसको मिलने वाली लाइब्रेरी उसके बॉक्स के अंदर होती है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को फील होता है कि मेरे को रन होने के लिए जो रिसोर्सेस चाहिए होता है वो सारे एक डेडिकेटेड बॉक्स में है, जो सिर्फ मेरे को असाइन किए गए हैं। अब कोई दूसरा प्रोसेस जब चलेगा तो उसको अलग मिलेगा, तो हर प्रोसेस का अपना डेडिकेटेड है, ये है, जिसको हम लोग नेम स्पेस बोलते हैं। हम्म। एग्जैक्टली कंट्रोल कर सकते नहीं, कंपनी में कंट्रोल किया जाता है। अभी मेरा एक क्लाइंट था, उसने कैपेबिलिटीज लगाई नहीं, और उसके कंपनी के अंदर क्या हुआ, वायरसेस आ गए और प्रोसेस के थ्रू आ गए। ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योर करके बैठे हुए थे, प्रोसेस के थ्रू आ गए। प्रोसेस के अंदर उन्होंने कैपेबिलिटी लगाई नहीं। ना ना, आरबैक नहीं होता सर, ये अलग चीज है। आरबैक में नहीं आता ये।
हम्म। सर डॉकर सॉम जो है ना, उसके पास उतनी ताकत नहीं है। वो उतना लार्ज इन्वायरमेंट को नहीं हैंडल कर सकता। ठीक है। तो कंपनी के अंदर तो लार्ज इन्वायरमेंट होता है ना, स्केल इन्वायरमेंट होता है ना। तो हटा दी कंपनी, उसको यूज ही नहीं करती। कंपनी उस चीज के पीछे भागेगी ना जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। और क्यूबरनेटिस कहता है कि भैया उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है, स्केल करते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो। समझ आई? और कोई सवाल? सर्टिफाइड होना चाहिए, क्योंकि देखो सामने वाली कंपनी को प्रूफ आप कैसे करोगे कि आपको ये चीजें आती हैं। आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो कंपनी को कैसे प्रूफ करोगे कि आपको कुबरनेटिस आता है? सर्टिफिकेट होने के बाद ही तो आप प्रूफ कर सकते हो ना। क्योंकि आजकल कंपनी को भी पता है कि लोग 2-4 दिन यूट्यूब से वीडियो वीडियो देख के और जाके सवाल का आंसर कर देते हैं। एक सर्टिफिकेट होने का मतलब होता है कि बंदे ने एक ऑफिशियल कैरिकुलम को फॉलो किया और उससे सारी चीजें आती हैं। है ना? और बाहर के क्लाइंट्स तो बिना सर्टिफिकेट के बंदे हायर ज्वाइन ही नहीं करते। बाहर की कंपनी है तो ज्वाइन ही नहीं करती, सर्टिफिकेट चाहिए उन्हें। तभी वो रखेगी, भला ही काम नहीं आता हो, भला ही टेक्निकल नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, सर्टिफिकेट चाहिए उन्हें। तो सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। नॉलेज तो है ही है, क्योंकि सर्टिफिकेट तभी निकाल पाओगे जब नॉलेज हो। और किसी को किसी तरीके का डाउट? तीन ही तो है सर, सी के डी और सी के एस। सीसीएनए कहाँ से आ गया? क्यूबरनेटिस में तीन तो है। वो KCNA किसी की बात कर रहे हो क्या? ओ ये अभी रिसेंट लॉन्च हुआ है, ये बहुत बिगनर के लिए होता है, लेकिन आप जब सीके निकाल लेते हो तो वो सब कवर है उसके अंदर। KCNA बोलते हैं उसको। जैसे क्लाउड में नहीं है क्लाउड प्रैक्टिशनर, AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट। तो AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट निकालते तो प्रैक्टिशनर सब कवर है ना उसके अंदर। ऐसे सीके निकालोगे तो कवर है। KCNA बेसिकली इन्होंने नया सर्टिफिकेट लॉन्च किया था बहुत ही बिगनर लोगों के लिए। आप तो उससे ऊपर वाला कर रहे हो। और कोई डाउट? ये तो देखो सर, चाहिए तो देखो। बोलो बोलो।
देखो, चाहिए तो सब कुछ। अब डिपेंड करता है ना कि आप चीजों को ग्रैब कैसे कर रहे हो। एक होता है सेलेक्टेड लर्निंग, ठीक है, जो आपको जरूरत पड़ा आपने वो पढ़ लिया, ठीक है। और एक होता है कंप्लीट लर्निंग। तो कंप्लीट लर्निंग जो होता है वो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब आउटपुट देता है तो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए आउटपुट देता है। सेलेक्टेड लर्निंग ऐसा होता है कि आपको शॉर्ट टाइम के लिए खुशी देता है, बट लॉन्ग टाइम के लिए आपको परेशानी रखता है हमेशा। तो किसी ने आपसे बोला कि भैया कुबरनेटिस में ईकेएस कर ले, तो आप थोड़ा सा ईकेएस भी जाके कर लेते हो, थोड़ा जीके भी आप जाके कर लेते हो। थोड़ा आपने आर्गो सीडी की भी दो तीन वीडियो इधर उधर से करके आपने एक आध प्रोजेक्ट बना लिए। थोड़ा आपने स्टीओ भी कर लिया, तो थोड़ा थोड़ा ही नॉलेज है वो आपको जॉब एंट्री तो दे देगा, लेकिन सरवाइव करने में बहुत दिक्कत होगी। एंट्री मिल गई जॉब की कंपनी में, बड़े बड़े सीनियर्स बैठे हुए हैं, वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपने कंप्लीट नॉलेज है नहीं आपके पास। स्विच करने जा रहे हो, वहां मार खा रहे हो, फिर स्ट्रगल कर रहे हो, एक साल के बाद फिर परेशान हो, फिर परेशान हो, किसी के अंडर में ही लगे हुए हो काम करने में। लेकिन जब आप कंप्लीट लर्निंग करते हो तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैं राजा हूं, मेरे को अच्छी नॉलेज है मार्केट में, मेरे को किसी की नीड नहीं है हेल्प की। मैं अपने स्किल्स के बिहाफ में अपने आप को स्विच कर रहा हूँ, ग्रो कर रहा हूँ। तो ये टाइम लगता है। तो आप जब आप यही देख लो, अभी तक अभी जब हमें कंटेनर ही नहीं पता तो हम आर्गो सीडी में कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हम ईकेएस के पीछे भाग रहे हैं। पहले कंटेनर तो समझें। और सबसे बड़ा गलती लोग यही कर रहे हैं मार्केट के अंदर। हर किसी को देखो, आदमी गया यूट्यूब में, हर एक टॉपिक के दो दो लेक्चर पढ़ लिया, सीवी बना लिया और जाके इंटरव्यू में क्रैक कर लिया। 10 में से तुक्का लग गया तो इंटरव्यू क्रैक हो गया, 10 लाख का पैकेज था, 12 लाख का पैकेज ले लिया, लेकिन 4 महीने के बाद प्रॉब्लम फिर बनी हुई है। प्रॉब्लम क्या बनी हुई है? लोग आगे नहीं बढ़ने दे रहे, काम नहीं हो पा रहा, यहाँ वहाँ जॉब सपोर्ट के पीछे भाग रहे, फिर यहाँ वहाँ ट्रेनिंग के पीछे भाग रहे, कहीं यूडमी में भाग रहे, कहीं वहां भाग रहे, कहीं इसकी वीडियो, कहीं यहाँ वहाँ लगे हुए हैं, स्विच करने में दिक्कत आ रही है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम बनी रहेगी। लेकिन जब आप एक विजन बनाओगे, एक गोल बनाओगे, और आप एक टाइमलाइन क्रिएट करोगे कि भैया मुझे इतने टाइम पर ये टेक्नोलॉजी में मास्टर बनना है, तो भैया टाइम लगेगा, सेक्रीफाई करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो अलग ही लेवल का होता है। फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। 20 लाख से 40 लाख के पैकेज में कब चले जाओगे, 60 लाख के पैकेज में कब चले जाओगे, आपको ही नहीं पता लगेगा। और कोई सवाल? बताओ बताओ। हाँ जी। और किसी का डाउट है कोई? और किसी का डाउट है? ठीक है। आ रही आ रही। हाँ जी हाँ जी, आ रही, बोलो बोलो। बोलो बोलो। हाँ कलम बोलो। टीके या सीकेएस, किसकी बात कर रहे हो? सीके ए ना? हाँ बोलो।
हम्म। हम्म। फिर उसके बाद आप करंट में जो काम कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद जब आप स्विच करो तो आप एक डोमेन के लिए स्विच मारो। डेवऑप्स के लिए स्विच मत मारो, आप क्यूबरनेटिस मास्टरी के लिए स्विच मारो। ठीक है, क्योंकि जो पैक पैकेज है और जो वैल्यू है वो मास्टरी में ही मिलता है। और आपको एक जॉब सेटिस्फेक्शन भी मास्टरी में ही होती है। क्योंकि आप जब एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे जाओगे ना, तो वहाँ ऐसा नहीं होता है कि एक ही बंदा सब देख रहा है, क्लाउड भी देख रहा है, ये भी देख रहा है, वो भी देख रहा है, नहीं करता कभी कोई। एक मास्टरी लेवल पे बंदा बैठा होता है। ठीक है, क्लाउड की टीम अलग होती है, डुगर कुबरनेटिस की टीम अलग होती है, सीआईसीडी की टीम अलग होती है, मॉनिटरिंग की टीम अलग होती है। हाँ, नॉलेज हर चीज का है, बट टीम अलग अलग होती है। जैसे डॉक्टर की प्रोफाइल में आप देख लो। ठीक है, शुरू में डॉक्टर सारी चीजें देख रहा था, लेकिन वो भी अपनी वर्किंग स्टाइल में मास्टरी करता है, वर्क प्रोफेशन में जाकर पर्टिकुलर चीजों का। तो मास्टरी जरूरी है, और एंड में जाके मास्टरी ही करना पड़ता है, और मास्टरी लेवल पे ही हमें अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ता है। बहुत सारी चीजें नहीं करता है कोई भी। एज अ बिगनर स्टार्टिंग के लिए होता है कि एंट्री लेवल के लिए भाई सब चीज करवाती कंपनी, धीरे धीरे मास्टरी पे ही जाना होता है। क्योंकि ये चीजें सबको पता है कंपनी में, कि एक बंदे से आप सब कुछ नहीं करा सकते हो, ना तो काम ढंग से हो पाएगा, ना ही कंपनी आपसे आउटपुट अच्छे से निकलवा पाएगी, और ना ही बंदा अच्छे से आउटपुट दे पाएगा अगर बहुत सारी चीजों पे से रख दिया जाए तो। जब बंदा बिगनर पे होता है, तब उसे सारा काम करवाया जाता है, और एक हेल्पर की तरह उसे ट्रीट किया जाता है कि भैया आप एक हेल्पर की तरह हो, आप ये भी कर लो, आप वो भी कर लो, ऐसा भी कर लो, वैसा भी कर लो, सब कर लो। समझ आई? अब आपको देखना है कि आपका भी लेबल क्या है। मेरी बातों पे नहीं आना है, आपको अपना लेबल देखना है, क्या आप बिगनर हो, या फिर क्या आप 5 6 7 साल 8 साल एक्सपीरियंस हो चुका है आपको मार्केट में। तो अगर आपको 5 6 7 साल हो चुका है मार्केट में, तो आप मास्टरी के साइड ढूंढो। और कोई डाउट है? ये 3 महीने चलेगा सर ये तो। हाँ, रोज 1 घंटा, 1 घंटा 9 से। देखिए, कैरिकुलम मांग के कोई फायदा नहीं है, और ना ही कैरिकुलम मांगा करो कभी किसी से, पता है। कैरिकुलम चाहिए ना, ऑफिशियल साइट पे जाओ सर। मैं कौन होता हूँ देने वाला, और कौन होता है आपको कैरिकुलम देने वाला? कैरिकुलम बनाने वाला है कुबरनिटीज सीएनसीएफ। उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाली हुई है, मैं उसी को फॉलो करना है मेरे को। तो आप वहीं जाइए और वहीं से निकालिए, ये रही साइट। बताइए कौन सा कैरिकुलम चाहिए आपको। अब मैं आपको अपने हिसाब से बना के दे दूं, मुझे जो जो पढ़ाना है, जो जो नहीं पढ़ाना, तो फायदा क्या ऐसी कैरिकुलम का? ऐसी कैरिकुलम लीजिए ना जो आप ऑफिशियल है, ये रही कैरिकुलम। सर्टिफाइड क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर, ये रहा कैरिकुलम, ये लीजिए। 5 डोमेन होते हैं: स्टोरेज, ट्रबल शूटिंग, वर्कलोड शेड्यूलिंग, क्लस्टर आर्किटेक्चर, इंस्टॉलिंग कॉन्फ़िगरेशन, सर्विस नेटवर्किंग। स्टोरेज 10%, ये स्टोरेज के टॉपिक हो गए। ट्रबल शूटिंग 30%,
वर्कलोड शेड्यूलिंग 15%, ये उनके टॉपिक्स लिखे हुए हैं। क्लस्टर आर्किटेक्चर 25%, सर्विस नेटवर्किंग 20%, ये हो गया 100% सिलेबस। यहाँ से लीजिए सिलेबस। अब मैं यही सारी चीजों को उठाऊं और पीडीएफ में लिख दूं, दो चार चीजें छोड़ दूं, आपको मैं भेज दूं पीडीएफ, ये लो कैरिकुलम, पेज भरा हुआ है, आप बड़े खुश, आपको मैं उस हिसाब से पढ़ा दूं जो मेरे को कंफर्टेबल लगे। बाद में आप एग्जाम देने पहुंचो, पता लगा यार ये तो क्या सा टॉपिक आ गया, ये क्या टॉपिक आ गया, ये क्या टॉपिक आ गया, बाद में आप मेरे को फोन करो, यार संजय भाई ये तो सिलेबस में पढ़ाया नहीं आपने। तो आप अपने साइड ये सिलेबस खोलें और मैच करें मेरे को पढ़ाने पे, फिर आप बोलें ये टॉपिक बचा है, वो टॉपिक बचा है, ये हुआ ये नहीं हुआ। तो प्रैक्टिकल के साइड भागो, यहाँ आपको हर चीज का सिलेबस मिलता है। और कोई डाउट? डाउट नहीं है तो ड्रॉप करें आज की क्लास फिर यहीं पे। चलो ओके बाय।